जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम देखते हैं सबसे पहले ये सेकंड पार्ट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से पहले हमें ये जानना होगा प्लेटफॉर्म हम किसे कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग टर्म में। तो जनरली क्या होता है, प्लेटफॉर्म हम किसे कहते हैं? एक नॉर्मल टोपोलॉजी जो होता है, ठीक है, जब एक एप्लीकेशंस जब हम कोड करते हैं, एक सिस्टम जो टोपोलॉजी की बात किया जाए, सिस्टम टोपोलॉजी की, तो अगर हम कोई एक यहाँ पे हमने कोई कोड लिखा किसी भी लैंग्वेज में, ठीक, सी, जावा, एनीथिंग, उसके बाद तो हम जब कोई भी कोड करते हैं वो हमारा कोड किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, तो हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोड कर रहे हैं, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एपीआईज यूज करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो सी जो ऑलरेडी कुछ जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड मेथड्स है, ठीक है, फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस है, कोई हेडर फाइल्स कुछ, और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो सी प्रोवाइड करता है stdio.h हेडर फाइल में। तो वो प्रिंट फंक्शन का यूज हम करते हैं कंसोल आउटपुट शो करने के लिए। तो प्रिंट एफ हमने कोड नहीं किया है, बट वो सी लैंग्वेज के साथ आती है, ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं अगर सी एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो सबसे पहले कोड हो गया हमारा, जो एप्लीकेशन है, हमारा एप्लीकेशन जिस लैंग्वेज में हमने वो एप्लीकेशन बनाई है उस लैंग्वेज की एपीआई यूज करता है। और वो एपीआई इंटरनली प्रिंट एफ इंटरनली कैसे प्रिंट करता है, वो डायरेक्ट तो कंसोल को नहीं एक्सेस करता होगा, ठीक है। तो वो जो प्रिंट एफ जो लैंग्वेज एपीआई है, वो इंटरनली ओएस एपीआई को यूज करती है। ओएस प्रोवाइड करता है कुछ आपको फंक्शनैलिटीज, एपीआईज बनी हुई है ओएस में, उनका यूज करता है इंटरनली। और ओएस एपीआईज जो है वो ओएस यूज करती है हम अपना हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर को। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर होते हैं वो लेयर जो हार्डवेयर के काफी करीब होते हैं, वो हार्डवेयर को ड्राइव करते हैं, जैसे ड्राइवर्स हो गए, वो हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स में आ जाते हैं, ठीक है। अ, आप समझ लीजिए असेंबली लैंग्वेजेस जो हार्डवेयर के को ड्राइव करने के लिए लिखा जाता है, एचएल, और एचएल एक्चुअल हार्डवेयर पे रन होता है, एक्चुअल हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो सबसे नीचे हार्डवेयर है जो हमारा सेमीकंडक्टर्स और पूरा सर्किट वो बना है, हार्डवेयर के ऊपर एचएल हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर होता है। हम्म उसके ऊपर ओएस हमारा रन होता है, और ओएस बहुत सारी अपने एपीआईज प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि लैंग्वेज एपीआई जो भी उस ओएस में रन हो रही है, विंडोज में अगर रन हो रही है सी, तो सी की जो एपीआई है वो विंडोज की एपीआई यूज कर रही है, ठीक। अगर मैक ओएस में हो रहा है तो मैक ओएस एपीआई यूज कर रहा है लैंग्वेज। और फिर लैंग्वेज एपीआई को हम जब एप्लीकेशन कोड करते हैं एज अ डेवलपर, तो हम उस लैंग्वेज की एपीआई को यूज करते हैं। तो जनरली जो ये वाला नीचे वाला पार्ट है, ये दिस बॉक्स, ओएस, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर और एच हार्डवेयर, दिस इज दिस क्रिएट्स अ प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म, इनको हम रेफर करते हैं प्लेटफॉर्म, ठीक है। और तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है, तो प्लेटफॉर्म तो समझ में आ गया। प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म आपका ये है ओएस, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर और हार्डवेयर, इनको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें अगर हम कोड करें तो हम हमें ये वो डिपेंडेंट नहीं होगा किस प्लेटफॉर्म पे हमने उसको कोड किया है, ठीक है। यहाँ पे फिगर में अगर ये विंडोज प्लेटफॉर्म है, जब हम कहते हैं विंडोज प्लेटफॉर्म तो यहाँ पे ओएस मतलब विंडोज है,
ठीक है, लिनक्स प्लेटफॉर्म तो ओएस लिनक्स है। तो विंडोज प्लेटफॉर्म में अगर हमने कुछ कोड किया और उसे कंपाइल किया है, तो आपको अगर मैं दूसरे तरीके से समझाऊं कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी क्या होती है, सबसे पहले तो हम समझेंगे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी क्या होती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से पहले। अब ये वाला देखो फिगर, यहाँ पे सी में सोर्स कोड लिखा, ठीक। अब अगर मैं विंडोज मशीन है, एक तरफ मेरे पास लिनक्स मशीन है सपोज, विंडोज मशीन में अगर मैं सी कोड को कंपाइल करूंगा तो कोई कंपाइलर यूज करेंगे, ठीक है। तो एक अभी यूज नहीं होता है बट एक पहले टर्बो सी कंपाइलर आता था। फॉर एग्जांपल यहाँ समझने के लिए कि टर्बो सी कंपाइलर से हमने कंपाइल किया अपना सी कोड विंडोज के ऊपर, क्योंकि टर्बो सी जो सॉफ्टवेयर है वो विंडोज के लिए है। अब हमने कंपाइल किया, मेरा प्लेटफॉर्म विंडोज प्लेटफॉर्म है, मतलब ओएस विंडोज है। तो कंपाइल के बाद बाइनरी फाइल जनरेट होगी, ठीक है, डॉट ई फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्योंकि सोर्स कोड तो हाई लेवल लैंग्वेज है ना हमारा सी, एक्चुअली में कंप्यूटर को सी समझ में नहीं आता है, कंप्यूटर को केवल बाइनरी समझ में आती है, ठीक है। लेकिन हमें बाइनरी समझ नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं सी में, उसे कंपाइल करते हैं। कंपाइलर का काम है कि वो बाइनरी में कन्वर्ट करे, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होता है और सिस्टम इसे आसानी से समझ के इसे एग्जीक्यूट कर देता है। तो टर्बोसी कंपाइल टर्बोसी से कंपाइल होने के बाद ये बाइनरी फाइल जनरेट हुई। अब ये बाइनरी फाइल विंडोज में रन होगी, ठीक है। कोई ऐड का प्रोग्राम बना दिया तो वो प्रोग्राम रन हो गया। अब इस बाइनरी फाइल को जो कि जनरेट हुआ विंडोज में, विंडोज सिस्टम में हमने कंपाइल किया था यूजिंग टर्बोसी सॉफ्टवेयर, तो ये बाइनरी फाइल्स को अगर हम उठा के लिनक्स पे रन करेंगे डायरेक्टली, कंपाइल किया है विंडोज प्लेटफॉर्म पे और रन करेंगे लिनक्स पे, तो ये रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कंपाइल हुआ हुआ कोड है वो ओएस एपीआई यूज, ठीक है। तो जब हमने कोड किया सी में और वो जब कंपाइल हुई, तो वो विंडोज के हिसाब से कंपाइल हुआ, विंडोज के हिसाब से कंपाइल हुआ, तो वो विंडोज पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब सेम सोर्स कोड अगर हमने दूसरे प्लेटफॉर्म पे कंपाइल किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीसीसी कंपाइलर है, ठीक है। तो ये लिनक्स प्लेटफॉर्म पे हमने जीसीसी कंपाइलर का यूज करके उसको कंपाइल किया, तो फिर से बाइनरी फाइल जनरेट होगी। बट वो बाइनरी फाइल जो जनरेट होगी वो लिनक्स के हिसाब से होगी, ठीक है। लिनक्स को जिस तरह से चाहिए वैसा। अगर वो सेम बाइनरी फाइल इफ अगर हम ट्राई करेंगे विंडोज में रन करना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हमें क्या करना होगा, अगर हमें विंडोज में रन करना है तो विंडोज में ही कंपाइल करना पड़ेगा, और तब जो भी वो बाइनरी फाइल आउटपुट होगा वही रन हो पाएगा विंडोज में। और अगर लिनक्स में रन करना है तो हमारे कोड को लिनक्स पे पहले कंपाइल करना पड़ेगा, फिर उस कंपाइल के रिजल्ट का जो भी एक आउटपुट फाइल होगा बाइनरी फाइल, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल रन होगी लिनक्स पे, ठीक है। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म डिपेंड इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, तो ये हो गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की बात हो गई ये तो। लेकिन यहां पे बोला जा रहा है जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब कि जावा, बोला जा रहा है कि जावा को अगर कंपाइल किया किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो कंपाइल किया किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सपोज जावा को विंडोज पे कंपाइल किया, तो जो भी उसका आउट कंपाइलेशन के बाद जो भी आउटपुट फाइल होगी, उस आउटपुट फाइल को अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन करेंगे तो वो रन हो जाएगी। ये बोला जा रहा है। कैसे, अभी ये हम समझेंगे कैसे ये पॉसिबल है। पहले तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी है, ठीक है। कैसे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, तो इस सिनेरियो को हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी बोलते हैं। जब हम कंपाइल करने के बाद किसी प्लेटफॉर्म पे हम कंपाइल करते हैं अपने कोड को, और वो कंपाइल करने के बाद जो बाइनरी फाइल जनरेट होगी, उस बाइनरी फाइल को हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन नहीं कर सकते हैं, सेम प्लेटफॉर्म पे रन करना पड़ेगा।
तो ये है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। अब जावा के केस में क्या हो गया, कैसे इंडिपेंडेंट हुआ? तो यहाँ पे हमने देखा था, ये नॉर्मल एक टिपिकल टोपोलॉजी है। अब जावा की टोपोलॉजी क्या है? जावा एप्लीकेशन है, हमने लिखा जावा एप्लीकेशन, जावा एपीआईज यूज करेगी, जावा जो भी हमें प्रोवाइड कर रहा है रेडीमेड बहुत सारे स्टफ्स है, वो हम अपने एप्लीकेशन में यूज करेंगे। और ये एपीआई जो है ना, जिस भी ओएस पे रन हो रही है उस ओएस की एपीआई को यूज नहीं करेगी। ये क्या है, बीच में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये क्या है? जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन जो है, दिस एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म फॉर जावा एपीआई। और तो जब कंपाइल होगी, जावा की प्रोग्राम जब कंपाइल होती है, तो एक बाइट कोड जनरेट होता है। जैसे सी की प्रोग्राम अगर कंपाइल होती है, तो एक बाइनरी फाइल जनरेट होती है, डॉट ई फाइल। लेकिन जावा की फाइल जब कंपाइल होती है, तो डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है, डॉट क्लास फाइल। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम बाइट कोड। तो वो जो जावा कंपाइल्ड है फाइल है, बाइट कोड, बाइट कोड डायरेक्टली रन नहीं होता है ओएस पे। बाइट कोड किस पे एग्जीक्यूट होता है? जेवीएम पे। ठीक, और जेवीएम का काम ये है कि वो जिस भी ओएस पे एग्जिस्ट करता है, जिस, ठीक है, उस पे वो बाइट कोड को रन करे। ये जेवीएम का टेंशन है, जावा की नहीं। हमने कोड किया, कंपाइल किया, बाइट कोड जनरेट हो गई। बाइट कोड मतलब डॉट क्लास एक्सटेंशन वाली फाइल। अब वो जो बाइट कोड है, वो प्लेटफॉर्म पे, एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे रन होती ही नहीं है, तो डिपेंडेंसी कैसे नहीं होगा? ठीक है, वो रन होती है जेवीएम में। अब ये जेवीएम कहाँ से आया? अब जेवीएम, आप जब कोई भी एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन अगर रन करना है आपकी मशीन में, तो जेवीएम आप एग्जिस्ट करना चाहिए। अब जेवीएम कैसे एग्जिस्ट करता है? तो हम आप जेआरई आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ओरेकल के साइट में जाके, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जेआरई। तो जेआरई के अंदर जेवीएम रहता है, तो आपको वो पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट इज मस्ट। मतलब जेवीएम को आपको वहां पे रखना पड़ेगा, पहले से एग्जिस्ट करना चाहिए जावा प्रोग्राम रन करने के लिए। क्योंकि एक्चुअल प्लेटफॉर्म को समझ नहीं आता जावा, एक्चुअल प्लेटफॉर्म को जेवीएम समझाता है कि कैसे रन करना है। ठीक है, अब तो उससे क्या होता है, जेवीएम एक्चुअली में कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, बट इट एक्ट्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर जावा। ठीक है, जेवीएम यूजेस एक्चुअल प्लेटफॉर्म, इसलिए ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसके पास खुद का अपना हार्डवेयर वगैरह तो है नहीं। हाँ, नहीं ये ओएस है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो क्या करता है, जावा प्रोग्राम को जो जावा प्रोग्राम सबसे पहले कंपाइल होगा, कंपाइल के बाद बाइट कोड आया, जावा बाइट कोड को जेवीएम, जिस जिस भी ओएस के ऊपर ये इंस्टॉल है, उस ओएस के हिसाब से इसे रन करने में मदद करता है। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि जावा सोर्स कोड है। अब एक फर्ज कीजिए, कंपाइलर 1 है, ठीक है, विंडोज के ऊपर, कंपाइलर 2 है, लिनक्स में इंस्टॉल्ड है। हम क्या कर रहे हैं, कंपाइलर 1 से जब कंपाइल करेंगे जावा सोर्स कोड कोड को, तो बाइट कोड जनरेट होगी। कंपाइलर 2 भी अगर कंपाइल करेगा, तो कोई भी कंपाइलर जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल्ड हो, अगर वो जावा कंपाइलर है, जावा कोड को कंपाइल करता है, तो सेम बाइट कोड जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि ये जो बाइट कोड है ना, ये जो ओएस है, ओएस डिपेंडेंट नहीं होता है, ये जेवीएम डिपेंडेंट होता है। और कोई भी जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल्ड हो, जेवीएम को पता है इस बाइट कोड को कैसे रन करना है। ठीक, और ये बाइट कोड जेवीएम लेगा, विंडोज वाला जेवीएम, और ये विंडोज पे इसको एग्जीक्यूट कर देगा। और ये लिनक्स वाला जेवीएम बाइट को, इसे पता है बाइट कोड को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, और ये लिनक्स के हिसाब से उसे वहां पे रन करवाएगा। तो फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि हमें हर कंट्रीज, जैसे इंडिया है,
इंडिया क्या करता है, अगर किसी से, फॉर एग्जांपल समझने के लिए, भले एग्जैक्ट एग्जांपल ना हो बट थोड़ा आइडिया लग जाएगा, कि अगर इंडिया है और दूसरे कंट्रीज है, ये दूसरा प्लेटफॉर्म फ्रांस है, यहाँ पे जर्मनी है, ठीक, अब इनसे बात करना है इंडिया को, तो ये क्या करता है, वहां पे अपना क्या कहते हैं, राजदूत, ठीक है, जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो वैसे ही ये जेवीएम जो है जावा का रिप्रेजेंटेटिव है, तो यहाँ पे रख दिया गया है फ्रांस में और जर्मनी में। अब हम बोलेंगे हिंदी, ठीक है, इसी लैंग्वेज में, हाँ, अब ये मेरे लैंग्वेज को, ये वाला जो है जो फ्रांस में बैठा है मेरा राजदूत, वो क्या करेगा, वो हिंदी को उनको इंटरप्रेट, फ्रांस वालों को फ्रेंच में इंटरप्रेट करके बताएगा कि भाई ये बोला जा रहा है, क्योंकि इसे हिंदी और फ्रेंच आती है, और इस जेवीएम को, इस राजदूत को आती है हिंदी और जर्मन, ठीक है, तो ये मेरे लैंग्वेज को जर्मन में कन्वर्ट करेगा। तो मैं इंडिपेंडेंट हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है फ्रांस में या जर्मनी में, मैं बस यहाँ माइक में बोलूंगा, और मेरे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें मेरा लैंग्वेज उनको पता है, और उन्हें उनका लैंग्वेज पता है जिस भी कंट्री में वो बैठे हुए हैं। तो वैसे ही मैं तो जावा में लिख रहा हूँ, कंपाइल हुआ बाइट कोड, सेम बाइट कोड जेवीएम भले वो विंडोज में हो या लिनक्स में हो, इन दोनों को समझ में आता है, और ये फिर विंडोज को समझा देते हैं, और ये वाला जेवीएम लिनक्स को समझा देगा, ठीक। तो ये है, तो इस तरह से क्या हुआ, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया जावा, ठीक है। तो पहले ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी वाली जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं उनकी टोपोलॉजी हो गई, और ये सिस्टम जो है जावा का टोपोलॉजी हो गया, जहाँ पे जावा एप्लीकेशंस डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होता प्लेटफॉर्म पे, वो अपना बीच में राजदूत बैठाया हुआ है, ठीक है, स्टेट रिप्रेजेंट। तो इसे पता है जावा, और इसे पता है ये इस प्लेटफॉर्म से, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से कैसे बात करनी है, तो ये बीच में हमें ट्रांसलेट कर देता है। तो ये इंडिपेंडेंट हो गया जावा प्लेटफॉर्म से। अब ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी उठ के जाएगा, तो वहां का जो जेवीएम होगा वो उसे हेल्प करेगा वहां पे रन करने के लिए, सेम एप्लीकेशन। चलिए, तो वही बोला जा रहा है कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो हम जानेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है वो तो समझ में आ गया, हाँ। तो उसी की थ्योरी यहाँ पे है, प्लेटफॉर्म इज द बेस ऑन विच एप्लीकेशन एग्जीक्यूट्स, ठीक, generally the OS, hardware abstraction layer, and hardware acts as a platform. A source code program is compiled and a binary file that is compatible with a particular platform is generated, ठीक। एक सोर्स कोड को कंपाइल करेंगे तो एक बाइनरी फाइल जनरेट होती है जो कि compatible विथ दिस प्लेटफॉर्म जिस पे कंपाइल हुआ है, ये वाली बाइनरी फाइल compatible विथ लिनक्स होगी, ये वाली जो लिनक्स पे कंपाइल हुआ है दैट विल बी इनकम्पैटिबल विथ विंडोज, ओके। तो वैसा है, तो वही बोला गया यहाँ पे। अब जावा वर्चुअल मशीन क्या है, तो ऑब्वियसली ये एक सॉफ्टवेयर है, इसलिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, ये कोई एक्चुअल प्लेटफॉर्म नहीं है। जावा वर्चुअल मशीन इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर जावा एप्लीकेशंस, और वो तो खुद में तो कोई एक्चुअल प्लेटफॉर्म है नहीं, दैट्स व्हाई इट यूजेस द एक्चुअल प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर वो जेवीएम है, मतलब ओएस, एचएएल और हार्डवेयर एज इट्स बेस। तो जावा एप्लीकेशन एक्चुअली एग्जीक्यूट किस पे होती है, जेवीएम पे, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होता है, ना कि एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और जावा सोर्स कोड का प्रोग्राम जब कंपाइल होता है तो बाइनरी फाइल जो कि कंपैटिबल विथ जावा वर्चुअल मशीन इज जनरेटेड। जावा सोर्स कोड जब भी कंपाइल होगा, ठीक है, जब भी कंपाइल होगा तो एक बाइट कोड जनरेट होता है जो कि कंपैटिबल विथ जेवीएम,
और वो हर जेवीएम से कॉम्पेटिबल है, चाहे वो विंडोज पे हो या लिनक्स पे हो वो जेवीएम, या मैक पे हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। हर जेवीएम को पता है इस बाइट कोड को, उससे समझ में आता है। हम्म। सो Java application binary file can execute on any JVM which is installed on any OS. Hence, Java program becomes platform independent. अब बाइट कोड फाइल क्या है? What is bytecode? It is a binary file generated by compiling a binary file generated by compiling a Java program. It is JVM compatible file. बताया था कि ये जो बाइट कोड होती है वो JVM compatible होता है. It is compatible with any JVM which is installed on any OS. ठीक. और JVM इंश्योर करता है दैट इट रन्स ऑन एनी ओएस। तो ये टेंशन JVM की है कि इसे कैसे यहाँ पे रन कराना है। अगर मैंने हिंदी बोला तो हिंदी जो राजदूत है फ्रेंच में बैठा हुआ, उसकी टेंशन है कि हिंदी को वो कैसे कन्वर्ट करता है फ्रेंच में। और ये जो जर्मनी में बैठा है उस राजदूत का टेंशन है कि मेरे हिंदी को वो कैसे कन्वर्ट करता है जर्मन में। ठीक है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात ये है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे जावा सोर्स कोड इंडिपेंडेंट है। Hence we can say that it is cross platform executable file which is this one. बाइट कोड जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूटेबल फाइल है, कंपाइल हुआ किसी भी कंपाइलर से, विंडोज पे या लिनक्स पे, बट सेम बाइट कोड विंडोज पे भी रन कर सकता है, लिनक्स पे भी कर सकता है और मैक पे भी कर सकता है, या किसी भी ओएस पे रन कर सकता है। ठीक। तो ये हो गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।